नीतू जी फिर रुद्र से श्रेया को वहां से ले जाने के लिए बोल देती है और उन दोनों के जाने के बाद वह घूर घूर कर सीमा जी की तरफ देखने लगती है और कहती है, मेरे बेटे बहू की लाइफ से दूर रहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मेरी लाइफ खराब कर दी, अब मेरे बहू के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मेरी बात भी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपकी वजह से उन तीनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका हाथ पकड़ के धक्के मार के घर से निकलूंगी और आपकी माँ बाप भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जाति मैंने इसलिए सह लिया क्योंकि आप मेरे पति की बहन थी, लेकिन अगर अब आप मेरे बच्चों की जिंदगी में दखल लेने की कोशिश करेंगे तो मैं भी वह भाभी बन जाऊंगी जो अपने ननंद को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सीमा जी गुस्से में कहती है, मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो लेकिन शायद चीज भूल गई हो तुम कि तुम अब इस घर की बहू नहीं हो, इसलिए अगर कोई इस घर से निकलेगा तो वह तुम होगी, मैं नहीं। नीतू जी कुछ बोलते ही वाली होती है कि दादी माँ बीच में आ जाती है और वह बढ़ती हुई बातों को रोक लेती है और कहती है, तुम सब आपस में ऐसे चूहा बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और अपने अपने रूम में जाओ, नहीं तो अगर मैं फैसला लेने पर आ गई तो तुम दोनों के लिए ही भारी पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वह दोनों लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, वो बेटी है हमारी, तुम्हें उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वह कभी कभी तो आती है यहाँ पर रहने के लिए। दादी माँ उसको गुस्से से घूरते हुए कहती है, तो आप ही उसे बोल दीजिएगा, बेटी है तो बेटी की तरह रहे, इस घर की सास बनने की कोशिश ना करें। मैं उसे सिर्फ आपकी वजह से झेलती हूँ, नहीं तो अगर मेरा बस चले तो मैं उससे जैसी लड़की को तो इस घर में भी ना आने दूँ। दादाजी कहते हैं, आज तो कह दिया तुमने ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत कहना। मैं अपने मारते हुए भाई को वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और उसे वही जगह दूंगा जो मेरी बेटी की जगह होगी। दादी माँ कहती है, मैं भी हमेशा उसकी माँ बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वही है जो हमेशा सौतेली जैसा व्यवहार करती है और मेरे घर के रिश्तों को बर्बाद करने पर तुली हुई रहती है। वही सीमा जी यह सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और कहती है, बर्बाद करने पर तुली हुई नहीं रहती हूँ, बल्कि मैं बर्बाद करके रहूंगी। इतना बोलकर वह वहां से हंसते हुए निकल जाती है। रुद्र के बेडरूम में श्रेया बेड पर बैठी हुई होती है और रुद्र को गुस्से से देख रही होती है और फिर कहती है, अब क्या तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो या फिर कुछ करोगे भी? रुद्र उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, क्या मैं करूं? लेकिन मैं कैसे करूंगा? श्रेया कहती है, खुद को ध्यान से देखो, भगवान तुम्हें दो पैर दिए हैं, उनका यूज करो और बाथरूम के अंदर जाओ और फिर अपने हाथों का यूज करना और एक टॉवल को उठाकर उसकी जिला कर लेना और फिर अपने पैरों का वापस से यूज करते हुए रूम में आना और अपने हाथ में पड़े उसी गले टॉवल से मेरे फेस को क्लीन कर देना और फिर अपने उन्हीं हाथों का यूज करके मेरे कपड़ों को चेंज कर देना। समझ में आया या फिर मैं इससे भी अच्छी तरीके से समझाऊं तुम्हें? रुद्र कहता है, हाँ समझ में आ गया, लेकिन मैं तुम्हारे कपड़ों को चेंज कैसे कर सकता हूँ और क्या जरूरी है इन कपड़ों को चेंज करना? श्रेया गुस्से से कहती है, तुम्हें दिखाई दे रहा है इन सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है और क्या तुम चाहते हो मैं इन्हीं कपड़ों में दिन भर यहीं पर बैठी हूँ? मेरा हाथ ठीक होता तो मैं तुम्हें बोलती नहीं, बट तुम्हें दिख रहा है ना मेरा हाथ टूट गया है तो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। रुद्र कहता है, मैं किसी के कपड़े नहीं खोल, मुझे यह नहीं होगा। रुद्राक्ष को कॉल कर देता हूँ, वह आ जाएगा। श्रेया उसकी बातें सुनकर गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर अपनी आंखें खोलती है और कहती है, एक काम करो, तुम अपने बॉडीगार्ड में से किसी एक बॉडीगार्ड को आवाज लगाकर बुला लो, मैं उन्हें बोल दूंगी, वह मेरे कपड़े चेंज कर देंगे। उसकी बातें सुनकर रुद्र की ओके बड़ी बड़ी हो जाती है और वह कहता है, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? श्रेया कहती है, मैं कोई बकवास नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम मेरे कपड़े चेंज करो कि नहीं तो मुझे किसी से तो करवाने पड़ेंगे ना, और यहाँ पर हमारे पड़ोसी तो रहते नहीं है जो मैं उन्हें बुलाऊं कि आकर भाई मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो बच्चे तुम्हारे बॉडीगार्ड सी, तो सोचा मैं उन्हीं को काम पर लगा लेती हूँ। रुद्र कहता है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मॉम को बुला देता हूँ, वह कर देंगी। श्रेया कहती है, खबरदार अगर जो घर के किसी मेंबर को बुलाया तो वो लोग इतनी दूर से आए हैं, एक तो थक गए होंगे, काम कर रहे होंगे और तुम उन्हें परेशान करना चाहते हो। मैं डर गई होंगी क्योंकि फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, इसलिए मैं उनमें से किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी श्रेया कहती है, हाँ जाओ बुला लो, लेकिन अगर मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई और उनका मेरे साथ अफेयर चलने लगा तो फिर तो मेरा दोष मत देना। वैसे भी क्यूट क्यूट सी लड़कियां पसंद आती है, अब मैं रमन उनके ऊपर फिसल गया तो कुछ नहीं कह सकती मैं। वैसे क्या तुम बाइसेक्सुअल के बारे में सुने हो? शायद मैं भी उन्हीं में से आती हूँ, मुझे भी लड़कियां अच्छी लगती है। रुद्र जिसके हाथ डोर को खोलने के लिए उठ चुके होते हैं, वह तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके श्रेया को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, रुद्रांश के बच्चों ने खुद के साथ साथ मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या बाला है ये लड़की। फिर वह वापस रूम में आते हुए कहता है, मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अपने हस्बैंड रहते हुए तुम्हें किसी और की मदद लेनी पड़े, ये तो गलत है ना। इतना बोलकर वहां बाथरूम की तरफ चला जाता है।
उसके जाते ही श्रेया अपने हाथ से अपना मुंह दबा लेती है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती है, लोग कहते हैं तुम एक डेविल हो लेकिन तुम तो बच्चों से भी ज्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुमने मेरी बातों को इतनी आसानी से सच मान लिया। अब आगे। रुद्र के वहां से जाते ही श्रेया अपना फोन निकलाती है और एक कॉल करती है और सामने वाले इंसान को ऑर्डर देते हुए कहती है, मैं श्रेया को उसे हॉस्पिटल से गायब होता हुआ देखना चाहती है। तुम्हें पता है ना ये तुम्हें कैसे करना है। सामने वाला इंसान उसके इस बात को सुनकर कहता है, मुझे पता है मुझे कैसे और क्या करना है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है जैसा तुमने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। श्रेया कहती है, बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने उसकी शतरंज के इस खेल में उसके सबसे ताकतवर सिपाही को गिराया है, इसलिए उसको इस खेल को संभालने के लिए बाहर तो आना ही होगा। वो बहुत जल्द अपने दिल से बाहर निकलने वाली है, बस तुम्हें इंतजार करना है। श्रेया की बात सुनकर वह इंसान कहता है, ये सब तो ठीक है लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे। श्रेया, इतना ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद अपनी पहचान हमारे सामने रखेंगी। वैसे अब मैं फोन रख रही हूँ, मेरा पति आने वाला है। इतना बोलकर वह फोन को काट देती है। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने हाथ में जला टॉवल लेकर बाथरूम से बाहर आता है और अपनी आंखें बंद करके श्रेया के सामने बैठ जाता है। श्रेया रुद्र के बंद आंखों को देखते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। रुद्र उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े निकालने वाला हूँ। श्रेया, ओह तो तुम अपनी आंखें बंद करके ऐसा करने वाले हो। रुद्र कहता है, हाँ मैं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसकी घूरने लगती है, कहती है, रुद्र मैं तुम्हारी ही बीवी हूँ, तुम मुझे देख सकते हो, पड़ोसन की बीवी नहीं हूँ जो तुम मेरे सामने इस तरह से शर्मा रहे हो। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, लेकिन मैं वो कैसे। श्रेया उसमें दोनों हाथों को पड़ती है और अपने कंधों पर रख देती है, कहती है, जैसे कपड़े निकालते हैं उसी तरह से निकाले, और हाँ आंखें बंद मत करना। अगर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की, लेकिन प्लीज़ आंखें अपनी खुली रखना। रुद्र उसकी बातें सुनकर अपने खाते हुए हाथों से उसके ड्रेस की स्ट्रिप पर रखता है और फिर धीरे से उसको उसके कंधे से नीचे कर देता है। श्रेया कहती है, पहले जिप को खोलना होता है, उसके बाद ही तुम इस ड्रेस को निकल सकते हो। रुद्र, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं अभी करता हूँ। इतना बोलकर वह उसके बैक के साइड जाता है और सबसे पहले चिप को खोलना है, उसके बाद उसके ड्रेस को उसके दोनों कंधों से नीचे कर देता है और फिर धीरे से निकलकर उसके बॉडी से भी अलग कर देता है। और फिर वो उसके लिए टॉवल को उठना है और उसे उसके फेस को क्लीन करने लगता है और कहता है, अब हो गया। श्रेया कहती है, ध्यान से देखो मेरे कंधों पर भी खून लगा हुआ है, उसे कौन साफ करेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके कंधे की तरफ देखता है तो सच में वहां पर खून लगा हुआ होता, फिर वह कंधे को भी क्लीन करता है और तभी उसकी नज़र श्रेया के बॉडी पे जाती है। श्रेया इस वक्त रुद्र के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में बैठी हुई होती है और रुद्र इस वक्त साफ साफ उसकी बॉडी की हर एक बनावट को देख पा रहा होता है, जिसकी वजह से उनके कान लाल हो जाते हैं और वह इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार श्रेया की तरफ ही जा रही होती है। तभी रुद्र की नज़र श्रेया के ब्रेस्ट की तरफ जाती है और वह उस जगह को ध्यान से देखने लगता है और फिर वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे जगह पर रखते तार कहता है, ये स्कार कैसा है, क्या ये ऑपरेशन का स्कार है। श्रेया रुद्र के हाथ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ ये ऑपरेशन का है, उससे टाइम पहले मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इस वजह से यह निशान है, मैं ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही हूँ, शायद कुछ टाइम बाद दिया देखने बंद हो जाएंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड तक एकदम चुप रहता है और फिर कहता है, तुम्हें कोई बीमारी थी या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ था। श्रेया जब रुद्र की बात सुनती है तो उसको उसे रात की याद आ जाती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तुरंत जरूरत पड़ गई थी। एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद वह बिना हार्ट ट्रांसप्लांट किए भी कुछ टाइम तक जी सकती थी। वह एक्सीडेंट याद आते ही उसकी आंखों में आंसू लगते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और कहती है, तुम्हारी बीवी बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने बैठी हुई है, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में रोमांटिक ख्याल आने की जगह पर ये डिटेक्टिव वाला ख्याल कैसे आ गया। वैसे तुम्हें पता है, तुम जिस तरह से मुझे अभी टच कर रहे थे और जिस तरह से तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, मेरे दिमाग में आ रहा है मैं तुम्हें यहाँ पे पटकूं और तुम्हारी इज्जत लूट लूं, लेकिन मेरे इस हाथ ने मुझे धोखा दे दिया। रुद्र श्रेया की बात सुनकर शकपका जाता है और वो तुरंत ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर डाल देता है और कहता है, तुम बहुत फालतू की बातें करने लगती है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम एक गर्ल हो। श्रेया कहती है, अब क्या करूं, मेरा पति तो कुछ करता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर लूं। वैसे हम सुहागरात कब मनाने वाले हैं। रुद्र, सुहागरात हम क्यों मनाएंगे। श्रेया कहती है, आई थिंक शादी हम दोनों ने ही की है तो सुहागरात भी हम दोनों को ही माननी चाहिए, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ यह सब करना चाहते हो तो जा सकते हो। रुद्र, नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहता है। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्माने की एक्टिंग करने लगती है, कहती है,
ओह मतलब वो सारी थिंकर्स मेरे साथ करना चाहते हो। तभी रुद्रांश रूम में इंटर करते हुए कहता है, कौन क्या किसके साथ करना चाहता है। श्रिया कहती है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस रुद्र से ही पूछ रही थी तुम मेरे साथ सुहागरात कब मना रहे हो। रुद्रांश जैसे ही श्रिया की इस बात को सुनता है वह जोर जोर से खांसने लगता है और वही रुद्र अपना सर पकड़ लेता है। श्रिया कहती है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस रुद्र से ही पूछ रही थी तुम मेरे साथ सुहागरात कब मना रहे हो। रुद्रांश जैसे ही श्रिया की इस बात को सुनता है वह जोर जोर से खांसने लगता है और वही रुद्र अपना सर पकड़ लेता है। अब आगे रुद्रांश फिर श्रिया के पास जाता है और कहता है, बेबी बोलने से पहले कुछ सोचा भी तो करो। वह इतना बोला ही होता ही कि तभी उसकी नज़र श्रिया के हाथों पर जाती है, जिसे देखकर वह एकदम से घबरा जाता है और कहता है, ये तुम्हें चोट कैसी लगी और तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं है। श्रिया उसको इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर कहती है, अरे ये मुझे गिफ्ट में मिला है इसलिए मैं तुमको बात नहीं पाई। रुद्रांश कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं, ये हर वक्त मजाक क्यों करती रहती हो, तभी सीरियस हो जाया करो। श्रिया कहती है, यहाँ पर की रहने वाले लोग पहले से ही मौजूद है, अगर मैं भी सीरियस रहने लगूं तो काम कैसे चलेगा। वैसे ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया है। रुद्रांश, कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड ने। श्रिया उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगती है और कहती है, कितनी एक्स गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, बताओगे जरा मुझे। रुद्रांश कहता है, अरे मेरा मतलब ये था जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। श्रिया कहती है, अच्छा ये बात है, वैसे ये तुम्हारी श्रेया ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है, अगर रुद्र टाइम पर नहीं पहुंचता तो शायद तुम्हारी उस दोस्त प्लस गर्लफ्रेंड ने मुझे मार डाला होता। रुद्रांश कहता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ यह सब चीज करने की, मैं उसे तो छोड़ूंगा नहीं। श्रिया कहती है, वो इसलिए ये सब करेगी क्योंकि वो तुम्हारी सरफिरी आशिक है जो है। रुद्रांश जाकर श्रिया को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, उसे लड़की को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार बस वह मेरे सामने आ जाए। श्रिया कहती है, हाँ बात हुआ, अब जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, ऑफिस से आकर मेरे गले पड़े हुए हो, यह नहीं कि पहले जाकर अपने कपड़े चेंज कर ले। रुद्रांश उसकी बात सुनकर उससे दूर होता है और कहता है, हाँ जा रहा हूँ, इतना बोलकर वह जान ही वाला होता है कि तभी श्रिया के बॉडी से वह ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, जिसके बाद रुद्रांश की नज़र श्रिया पर जाती है और वह उसको देखने लगता है और कहता है, वाओ मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है, वैसे तुम आधे अधूरे कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही हो। क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना। रुद्र उसका आवाज़ सुनकर उसको देखने लगता है और अपने मन में कहता है, इसको मेरे भाई ने बिगाड़ा है या इसने मेरे भाई को बिगाड़ा है, मतलब दोनों सेम लेवल के सेमलेस कैसे हो सकते हैं। और वही श्रिया रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, रुद्रांश रुद्र को परेशान करना बंद करो, मैं ऑलरेडी इसको परेशान कर चुकी हूँ, तुम मुझे कपड़े पहना दो, क्योंकि रुद्र तो मुझे कपड़ा पहना आएगा नहीं, क्योंकि उसकी नज़र मेरी इस हॉट से बॉडी से हट नहीं रही है। रुद्रांश कहता है, तो क्या हुआ, अगर देख भी रहे हो तो वह तुम्हारे हस्बैंड ही तो है, और तुम ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तो तुम ऐसे ही रहो, मैं भी तुम्हें देखूंगा। श्रिया उसको घूरकर देखती है और कहती है, तुमने बहुत आंखें सेक ली अपनी, चलो चुपचाप से कपड़े पहनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे उतार दूंगी। रुद्रांश कहता है, फिर तो यह और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। रुद्र कहता है, बस भी करो तुम दोनों, क्या तुम लोगों को खाना खाने नीचे नहीं चलना है। श्रिया उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कहीं पर अपने रूम में खाना खाऊंगी, मैं उस तड़का बुआ से मिलना नहीं चाहती हूँ फिर से। रुद्र कहता है, ठीक है हम नीचे नहीं जाएंगे, मैं कॉल कर देता हूँ, मैडम तीनों का खाना रूम में लेकर आ जाएगी। फिर रुद्र श्रिया को कपड़े पहनने लगता है और रुद्रांश को फ्रेश होकर आने के लिए बोल देता है। श्रिया रुद्र को कपड़े पहनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन वह उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होता है, और फिर वह तीनों साथ बैठकर अपना डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन रुद्रांश अभी सो ही रहा होता है कि तभी इसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वह अपनी नींद भरी आंखों से ही उसे कॉल को अटेंड करता है। तो उधर से रेयांश की परेशानी भरी आवाज़ सुनाई देती है। रुद्रांश सबसे पहले फ़ोन में टाइम को देखता है और फिर कहता है, क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, कोई काम था क्या। रेयांश कहता है, हमारे कंपनी का जो 20% शेयर मिस्टर मेहरा के पास था, उन्होंने उस शेयर को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है, और जब मैं इस बात का पता करने के लिए मिस्टर मेहरा के पास गया तो मुझे वहां पर जाकर पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। रुद्रांश इस बात को सुनते ही तुरंत अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और बालकनी में चला जाता है और कहता है, एक साथ इतनी सारी चीज़ कैसे हो सकती है, पहले उनका शहर का ट्रांसफ़र करना और फिर अचानक से उनका डेथ हो जाना, ये कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लग रहा है। रेयांश कहता है, मुझे भी इसी बात का डर है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तो वह ऑफिस आ जाओ, क्योंकि वह ऑफिस आने वाला है जिसके नाम पर वह 20% शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी रियल आइडेंटिटी तो पता नहीं है, उसने हमें उसका वेट करना होगा सामने आने का।
रुद्रांश फिर कॉल को रखता है और तुरंत तैयार होने के लिए बाथरूम चला जाता है। फिर वो तैयार होकर श्रिया के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आगे अग्निहोत्री कॉरपोरेशन के बिल्डिंग के बाहर आकर एक लाइन से 4 गाड़ियां आकर रुकती है। पहले वाली कार से एक बॉडीगार्ड उतरता है और जाकर बीच वाली कार का गेट खुलता है। उस कार के अंदर से एक लड़की निकलती है और अपने आंखों पर गॉगल्स लगा लेती है और अग्निहोत्री कॉरपोरेशन के अंदर चली जाती है। उसके पीछे ही एक 40 साल का आदमी चल रहा होता है। मेन गेट पर खड़े बॉडीगार्ड उस लड़की को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और उसके अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। वह लड़की चलकर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। उसके हिल्स के टक टक की आवाज़ सुनकर मीटिंग रूम में बैठे सारे लोग का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सब अपनी नज़रें उठाकर देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने व्हाइट कलर की 1 पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से अपर थी। उसकी सफ़ेद और बेहद खूबसूरत टांगें साफ दिखाई दे रही होती है। उसके काले बाल कंधों पर बिखरे हुए होते हैं। उसके चेहरे पर एक चमक थी, वो इतनी सुंदर थी कि वहां पर बैठा हर एक इंसान उसे ही घूरे ही जा रहा था। उसकी आंखें किसी को भी खुद तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो सकती थी। उसकी पैनी नाक और डार्क रेड लिपस्टिक लगाई होती है। उसकी लंबी गर्दन जिस पर एक सिल्वर चैन लटक रही होती है। उसके गोरे कंधे और उस टाइट ड्रेस से झलकती उसकी परफेक्ट फिगर विराट को अपनी तरफ खींच रही थी। वह लड़की फिर मुस्कुराते हुए एक खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, मिस्टर रुद्रांश अग्निहोत्री, मिलकर अच्छा लगा आपसे। वैसे आप लोग जिसका यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं वह शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। रुद्रांश उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, मुझे मेरे कंपनी के 20% शेयर वापस चाहिए। आप अपनी प्राइस बताइए, कितने में आप इसे सेल करेगी। वह लड़की रुद्रांश की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, अगर मुझे बेचना ही रहता तो मैं खरीदी क्यों। मैंने इसे इसलिए खरीदा था कि मैं आपकी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकूं, क्योंकि मेरा सपना था अग्निहोत्री को ऑपरेशन के साथ काम करने। इतनी मेहनत के बाद तो जाकर मेरा ये सपना साकार हुआ है और आप चाहते हैं मैं इस सपने को बेच दूं, वो भी आपको। रुद्रांश उसकी बात सुनकर कुछ बोलते ही वाला होता है कि तभी रेयांश कहता है, हमें भी आपके साथ काम करके अच्छा लगता, बट प्रॉब्लम ये हम लोग किसी अनजान कंपनी के साथ काम नहीं करते और आप तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस हैं, ना आपका नाम पता है और न ही आपकी आइडेंटिटी। वह लड़की रेयांश की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, आप लोग मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मैं आप लोगों की सोच से भी बाहर हूँ। बस इतना जान लो, आप लोगों को साथ काम करके प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप लोग चाहे या ना चाहे आप लोगों को मेरे साथ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि 20% शेयर इतनी बड़ी कंपनी के लिए कम नहीं होगा। और हाँ, मैंने इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर के बारे में पता किया है, किसी भी शेयर होल्डर के पास 20% शेयर नहीं है मेरे अलावा, इसलिए इस कंपनी के लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। रेयांश कहता है, लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही सर्च कर लिया है हमारे बारे में। फिर रुद्रांश और रेयांश को उसे लड़की के साथ काम करने के लिए मनाना ही पड़ता है, क्योंकि वह लीगल तरीके से 20% शेयर की मालकिन होती है। फिर बाकी के शेयर होल्डर वहां से एक एक करके चले जाते हैं। अब वहां पर रुद्रांश, रेयांश और वह लड़की और उसके साथ आया हुआ आदमी ही था। फिर वह लड़की स्माइल करती है और रुद्रांश से हाथ मिलाते हुए उसके क्लोज आती है और कहती है, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा रुद्रांश। रुद्रांश उस लड़की की बात सुनकर शॉक हो जाता है और उस लड़की को ही देखने लगता है और कहता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। जहां पर वह लड़की एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ जानते हैं, और तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो। अपने पहले प्यार को कोई ऐसे भूलता है क्या। रुद्रांश, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। रुद्रांश कहता है, मैं सच में आपको नहीं जानता। वह लड़की उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, रुद्रांश, मैं तुम्हारे बचपन का प्यार विशाखा मेहता हूँ। अब याद आया, वैसे तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, प्यार मुझे की और शादी किसी और से ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। रुद्रांश उसकी बात सुनकर पूरा शौक हो चुका होता है, क्योंकि वह ताखा को बहुत टाइम बंद देख रहा होता है और यह वह विशाखा थी ही नहीं जिसे वह जानता था। तभी रेयांश कहता है, क्या हुआ रुद्रांश, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी विशाखा उसके पास आती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमसे भी मिले अच्छा लगा रेयांश। रेयांश उसकी बात सुनकर उसकी घूर घूर कर देखने लगता है, और क्योंकि वह पहचान ही नहीं रहा होता है कि यह कौन है। तभी विशाखा कहती है, रेयांश, तुम भी मुझे नहीं पहचाने। अरे मैं हूँ विशाखा। रेयांश जैसे ही इस नाम को सुनता है वह अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और कहता है, क्या, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। विशाखा अपने चेहरे को टच करते हुए कहती है, कंट्री के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवाना कितना आसान हो गया है ना, जल्दी से जल्दी हम अपने फेस को चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, और कोई हमें पहचान भी नहीं सकता है। और फिर वह वहीं पर चेयर पर बैठ जाती है और बूढ़े इंसान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा काम हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हैं।
वह इंसान भी ओके मैडम बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विशाखा कहती है, मुझे तुम्हारे उस होल्डर को थैंक यू बोलना चाहिए जिसकी वजह से आज मैं तुम दोनों के सामने बैठी हूँ। वैसे मैंने उसको थैंक यू बोल दिया है और इसका इनाम भी दे दिया है उसको स्वर्ग भेजकर। रेयांश अपनी हाथों की मट्ठियां बना लेता है और कहता है, विशाखा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? विशाखा कहती है, मैं तो बस यहाँ पर तुम सबके साथ काम करने के लिए आई हूँ। अब हम एक साथ काम करेंगे। रुद्रांश कहता है, नहीं हम लोग एक साथ काम नहीं करेंगे। विशाखा कहती है, अरे यार मैं तुम्हारे बचपन की प्यार हो, कम से कम बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। एक वक्त था जब तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और आज इस तरह से बोलकर तुम मेरे दिल को दुखा रहे हो। और वैसे भी तुम चाहो या ना चाहो काम तो साथ में ही करेंगे क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने पहले ही कॉन्टैक्ट सेंड कर दिया है। और अगर कोई भी इस कॉन्टैक्ट को तोड़ता है तो उसे अपने कंपनी की 50% से दूसरे इंसान के नाम करना होगा। या तो तुम लोग अपना 50% शेयर मुझे दे दो या फिर मेरे साथ काम करो। वैसे अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो फंसे तुम दोनों ही हो। यहाँ पर रुद्र होता तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वह तुम दोनों से ज्यादा माइंड वाला है। वो कुछ भी करने से पहले सोचता है और तुम लोग पहले काम करते हो फिर सोचते हो। अब आगे विशाखा कहती है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और यह कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को 3 साल तक एक दूसरे के साथ बांधे रखेगी। और उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी चलते हम लोग फिर कभी जुदा हो ही नहीं पाएंगे। फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, फिर से मिलेंगे रुद्रांश और रेयांश। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रेयांश धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है। रुद्रांश दौड़कर उसके पास आता है, कहता है, भाई क्या हुआ? रेयांश कहते हुए कहता है, रुद्र को पता नहीं चलना चाहिए। रुद्रांश उसको पता नहीं चलना चाहिए कि विशाखा यहाँ पर है। रुद्रांश कहता है, लेकिन भाई क्यों? और आप उतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? रेयांश अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है, रुद्रांश रुद्र को मत बताना कि ये न्यू शेयर होल्डर विशाखा है। रुद्रांश कहता है, भाई कब से दूसरों से डरने लगे हैं? और उस विशाखा में ऐसा क्या है जो आप उससे उतना डर रहे हैं? बताए हुआ क्या? आप लोग मुझे कुछ और भी छुपा रहे हैं। रेयांश कहता है, बस इतना जान लो मैं अपने भाई को फिर से उस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मैं रुद्र को उसे हाल में नहीं जाने दे सकता हूँ। रुद्रांश तुम कुछ भी नहीं जानते कि इस औरत ने रुद्र के साथ क्या किया है। रुद्रांश वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि उस दिन डैड ने भी मुझे पूरी बात नहीं बताई थी, बस मुझे इतना बताया गया था कि विशाखा की वजह से भाई ने अपना प्यार खोया है। लेकिन कैसे क्यों मुझे कुछ भी पता नहीं है। रेयांश डैड का सुनते ही रुद्र का हाथ पकड़ता है, कहता है, हमें डैड के पास जाना है। हमें डैड को बताना होगा इसने बारे में। रुद्रांश फिर अपने सेक्रेटरी को सब कुछ हैंडल करने के लिए बोलकर रेयांश के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रेयांश मेंशन के अंदर घुसते ही चिल्लाने लगता है, डैड डैड। संजय जी जो अपने रूम में बैठकर बुक को रीड कर रहे होते हैं वह आवाज को सुनकर बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? डैड वो आ गई, वो फिर से आई गई। संजय जी कहते हैं, पहले तुम शांत हो जाओ और फिर बताओ कौन आ गया। रेयांश कहता है, वो विशाखा आ गई, वो फिर से आई गई। अगर वह रुद्र के सामने चली गई तो वो फिर से रुद्र को चोट पहुंचाएगी। संजय जी कहते हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सबसे पहले हमें रुद्र के पास जाना होगा, उसको सब कुछ बताना होगा क्योंकि अगर हम उससे कुछ छुपाते हैं और विशाखा एकदम से उसके सामने आ जाती है तो बुरा हो सकता है, इसलिए हमें उसे सब कुछ पहले ही बताना होगा। तभी ओमकार जी कहते हैं, तुम लोगों में से कोई भी उससे कुछ भी नहीं बताया। मैं उसको वापस से उसी जगह पर भेज दूंगा जहां पर मैंने उसे भेजा था। संजय जी कहते हैं, आपने उसको भेजकर भी क्या कर लिया था? वो एक बार फिर से रुद्र की लाइफ में तो वापस आ ही गई है ना। अब उसका जो करना है रुद्र ही करेगा, इसलिए उसे सच्चाई पता नहीं जरूरी है। और इस बार मैं आपकी नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर बाद संजय जी और रेयांश रुद्रांश सब रुद्र के बेडरूम के सामने खड़े होते हैं। फिर रुद्रांश धीरे से डोर पर नॉक करता है तो रुद्र आकर तुरंत गेट खोलना है और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी संजय जी कहते हैं, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुद्र अपने डैड के चेहरे पर सीरियसनेस देखकर उनका अंदर आने का परमिशन दे देता है। संजय जी और रेयांश वही सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और रुद्रांश रुद्र के साथ दोनों के सामने खड़ा होता है। तभी संजय जी कहते हैं, रुद्र वो विशाखा। रुद्र अपने डैड की बात सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या फिर से उसने कुछ किया? संजय जी कहते हैं, हाँ उसने तुम्हारे भाई रुद्राक्ष पर हमला करवाया था 2 दिन पहले। रुद्रांश जैसे ही अपने डैड की बात सुनता है वह शॉक हो जाता है क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि ऊपर हमला करवाने वाला इंसान आखिर था कौन। वही रुद्र रुद्रांश को देखने लगता है, कहता है, क्या तुम्हें ऊपर हमला हुआ था? और अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुद्रांश कहता है, भाई हम इस बारे में बाद में बात करते हैं,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास अभी यह है कि उसके पास हमारे कंपनी के 20% शेयर है। रुद्र रुद्रांश की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी रेयांश कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो विशाखा है और मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है, अपना फेस बदल लिया है। रुद्र मैं उसे नहीं पहचान पाया सच में। रुद्र कहता है, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मुझे सब पता है और यह वही इंसान थी जिसे रुद्रांश के पास मेरी और श्रेया की फोटो भेजी थी। यहाँ तक कि श्रेया के एक्सीडेंट के पीछे भी उसी का हाथ था। संजय जी कहते हैं, क्या मतलब इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं था? मैंने तो उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखी थी, फिर वह वहाँ से बाहर कैसे आई? लगा था वह अभी भी आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन वह तो हमारी ही कंट्री में थी। रुद्र कहता है, डैड कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। संजय जी कहते हैं, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा, तुम बस घर पर रहना, घर से बाहर बन जाना। रुद्र कहता है, डैड मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो बस उसका वेट कर रहा था सामने आने का। आपको क्या लगता है मैं अब उसको जाने दूंगा? तभी रुद्रांश कहता है, भाई पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वह होती कौन है आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, और वह आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? रेयांश कहता है, वो रुद्र के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक चुड़ैल है जिनको सिर्फ लोगों का खून पीना पसंद है और वह लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलती है, उसके भावना को चोट पहुंचती है, लोगों के मरने तक उसको फोर्स करती है, उसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। रुद्रांश कहता है, भाई मुझे बताओ आखिर आपके साथ हुआ क्या था? रेयांश कहता है, रुद्रांश चुप हो जाओ, कुछ मत पूछो उससे, क्यों तुम उसको उसकी बीती हुई बातें याद दिलाना चाहते हैं, क्यों उसे फोर्स कर रहे हो फिर से उसे उस हालत में जाने के लिए? रुद्र रेयांश को शांत करवाते हुए कहता है, नहीं भाई, उसे जाने का हक है क्योंकि वह मेरा भाई है। वो मैं कब तक इन चीज़ों से भागूंगा? मेरा पास्ट मेरी प्रेजेंट में आ रहा है, कभी ना कभी यह सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। वो हमारी फैमिली को आकर उल्टी सीधी कहानी सुनाए, उससे अच्छा है कि मैं सबको सच्चाई बता दो। रुद्र उन सबको अपनी कहानी सुनते हुए कहता है, मैं फैमिली फोर्स के कारण पढ़ने के लिए चला गया था। उसे वक्त मॉम डैड का भी डिवोर्स हो गया था और दादाजी ने जबरदस्ती मुझे आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था। और वही एक दिन रास्ते में अचानक से मैं एक लड़की से मिला जो अपनी कार खराब होने की वजह से परेशान थी, तुमने सोचा मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, और फिर उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। फ्लैशबैक, एक लड़की रोड के किनारे खड़ी होती है क्योंकि उसका कार खराब हो गया होता है और वहाँ पर जोर जोर की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी होती है। वह लड़की स्टीयरिंग व्हील पर मरते हुए कहती है, हो गया बंटाधार। फिर वह अपना फ़ोन उठती घर पर कॉल करने के लिए, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वह जैसे ही देखती है उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वह एकदम से इरिटेट हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, उफ, अब यही तो बाकी रह गया था। एक तो गाड़ी खराब हो गई, अब फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है, और न ही मैं पैदल जा सकती हूँ और न ही मैं घर पे किसी को कॉल कर सकती हूँ ताकि वो लोग मुझे ड्राइवर के साथ दूसरा गाड़ी भेज दे। और ये लड़की कोई और नहीं प्रीति होती है, हमारी हीरोइन। वह ये सब कह ही रही होती है कि तभी के बराबर में ही एक स्पोर्ट बाइक आकर रुकती है। उस पे एक लड़का बैठा हुआ होता है जो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़ों में कवर होता है, यहाँ तक कि उसने अपने फेस को भी ब्लैक कलर के कपड़ों से बांध रखा हुआ होता है। वह प्रगति की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? मैं आपकी कार एक बार चेक कर सकता हूँ? प्रगति जैसे ही उस लड़के की बात सुनती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह कहती है, अरे बिल्कुल, आप मेरी कार चेक कर सकते हैं, आप मेरे लिए तो किसी देवदूत से कम नहीं हो। और ये लड़का कोई और रुद्र होता है। रुद्र प्रगति की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और अपनी बाइक से उतरकर उसकी कार को देखने लगता है। रुद्र प्रगति का कार को ठीक कर ही रहा होता है कि तभी प्रगति अपनी कार से अम्ब्रेला लेकर नीचे उतरती है और रुद्र को कवर करने लगती है। रुद्र प्रगति को देखते हुए कहता है, अरे तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए तुम्हें अंदर बैठकर इंतजार करना चाहिए। प्रगति रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, मुझे यही रहने दीजिए, मैं कार बनाने में तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बारिश से आपको भीगने से जरूर बचा सकती हूँ। मेरी तरफ से इसे थैंक यू ही समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मैं इस बारिश में क्या करती। रुद्र प्रगति की बात सुनकर कहता है, अगर आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो आप मेरा हेलमेट पड़ सकती है। इतना कहकर वह अपना हेलमेट उसके हाथों में दे देता है। थोड़ी सी ही देर में प्रगति की कार को ठीक कर देता है और फिर उसके सामने खड़ा होकर कहता है, अगली बार ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जब घर से निकलेगा तभी अपनी कार को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वह इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके फेस से उसका कपड़ा नीचे हो जाता है और प्रगति जैसे ही उसके फेस को देखते हैं तो वह उसे देखते ही रह जाती है। प्रगति को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया होता है। वह उसे देखते हुए अपने मन में कहती है, हाँ ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसे तो देखते ही मेरा दिल उसे पर आ गया है। प्रगति रुद्र को देखते हुए उसी में खो जाती है, लेकिन तभी रुद्र उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, ऑलराइट, सब ठीक हो गया तो अब मैं चलता हूँ।
और हाँ, अब तुम भी कार के अंदर जाओ, नहीं तो बारिश में भीग जाओगी। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है और वही प्रगति उसको जाता हुआ देखती ही रह जाती है। लेकिन जब वह वहां से निकल जाता है तब प्रगति खुद के सर पर मरते हुए कहती है, डफर कहीं कि तूने उसे थैंक यू भी नहीं बोला और तुमने ना ही उसका नाम पूछा। अब मुझे उसे ढूंढना होगा, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? बट कोई नहीं, मैं भी प्रगति सिंघानिया हूँ। जिस चीज पर एक बार मेरी नजर पड़ गई समझ लो मेरी हो गई और उसे मेरी नजरों से कोई दूर नहीं कर सकता। तो मिस्टर हैंडसम, अब तैयार हो जो मेरा होने के लिए। अब आगे। फिर वो लड़की दोबारा मुझे मेरी क्लास में दिखी। उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी और जब उसने मुझे क्लासरूम में देखा तो सबके सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगी, अरे मिस्टर हैंडसम, तुम फाइनली मुझे मिल ही गए। मुझे तो लगा था तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो मेरे क्लासमेट ही निकले और अब मेरे सोलमेट बन जाओगे। प्रगति की बातें सुनकर सारे लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठा देती है और कहती है, अरे बेवकूफ़ लड़की, क्या बकवास कर रही है? तुझे पता भी है वो कौन है? प्रगति कहती है, नहीं पता है तो क्या हुआ, पता कर लेंगे। वैसे भी वो मुझे पसंद आ गया है और मेरी पहली नज़र का प्यार बैठा है, उसे उसके बारे पता तो करना ही पड़ेगा ना। वो लड़की जिसका नाम सीना होता है वो प्रगति की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, इस दुनिया की बाकी लड़के मर गए थे, जो तुझे प्यार करने के लिए वही खड़ूस मिला। मतलब जो किसी की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखता वह तुझे प्यार करेगा। तो कुछ ज्यादा ही बड़े सपने नहीं देखने लगी है? प्रगति कहती है, सपने देखने चाहिए तभी तो वह पूरे होंगे। उसकी इस बात को सुनकर सीना सीरियस हो जाती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन ले, रुद्र से जितना हो सके उतना दूर है, क्योंकि विशाखा रुद्र को बहुत ज्यादा पसंद करती है और कोई भी लड़की अगर उसे रुद्र के अगल बगल दिख जाती है तो उसका जीना हराम कर देती है। और तुझे तो पता ही है ना वह कितनी बड़ी चुड़ैल है। प्रगति कहती है, अगर वह चुड़ैल है तो मैं छोटी मोटी राक्षसीन से कम थोड़ी हूँ, अगर वह मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी वो रुद्र को लाइक करती है, रुद्र तो नहीं करता है ना, इसलिए मेरा रास्ता साफ है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। वह मुझे हर जगह फॉलो करती थी, यहाँ तक कि वह बायस वॉशरूम के सामने भी जाकर खड़ी हो जाती थी। और एक दिन तो उसने कॉलेज प्लेग्राउंड के बीचों बीच आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया और सबके सामने किश कर दिया और कहा, आज से ये मेरा है, इसलिए अपना कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी मेरे फ्यूचर हस्बैंड की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। और वह यही दिन था जिस दिन से उसकी मुसीबतें शुरू हो गई। विशाखा उसके पीछे पड़ गई। कॉलेज के आधा से अधिक लोग उसको बुली करने लगे। वह सबसे लड़की थी, लेकिन होता ना एक टाइम पर जाकर हम हार जाते हैं, और वैसे ही कुछ उसके साथ भी होने लगा। लेकिन वह मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलने देती थी और वह हमेशा ही मेरे सामने एक स्माइल लेकर आई थी अपने फेस पर और मुझे बिना मतलब का परेशान करती थी। मुझे भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। मैं हर वक्त बहाने ढूंढने लगा था उसके अगल बगल रहने का और धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज हो गया कि मुझे उससे प्यार हो गया है। और फिर मैंने प्लान बनाया उसे प्रपोज करने का, और यह चीज़ कहीं से विशाखा को पता चल गई और भी प्लान बनाने लगी हम लोगों के खिलाफ। जिन दिन मैं प्रगति को प्रपोज करने वाला था उसी दिन उसका किडनैप हो गया। मैं पूरी रात उसको ढूंढता रहा, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिली और जब वह सुबह मुझे मिली तो वह चुप हो गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने उससे काफ़ी बात करने की कोशिश की लेकिन मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। और फिर उसी रात को मेरे पास एक कॉल आया कि अगर मैं अपने भाई को जिंदा देखना चाहता हूं तो कॉलेज के टेरेस पर पहुंच जाओ। जब मैं वहां पर गया तो किसी ने मेरे सर के ऊपर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया, और जब मैं होश में आया तो मेरे पर बने हुए थे और मेरे सामने प्रगति बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और हमारे सामने विशाखा खड़ी थी जो हम दोनों को देखकर हंस रही थी। और फिर उसने फ़ोन पर एक वीडियो चला दिया जिस वीडियो में प्रगति की फैमिली दिखाई दे रही थी और उसका घर और उस घर के चारों तरफ से पर थे जिनको हाथों में बंदूक थी और वह सब प्रगति की फैमिली की तरफ निशान लगाकर अपनी अपनी पोजीशन में बैठे हुए थे। विशाखा वो वीडियो प्रगति को दिखाते हुए कहती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तुम अपने प्यार को सुनो और अपने फैमिली और अपने इज्जत को गंवा दो, और दूसरा अपनी इज्जत और अपनी फैमिली को चुनो और यहाँ से कूद जाओ। प्रगति उसकी बात सुनकर उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, प्लीज़ मेरी फैमिली को जाने दो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम मुझे मार दो या फिर तुम्हें रुद्र को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी, कभी भी लौटकर यहाँ पर नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी फैमिली को जाने दो और उसे वीडियो को डिलीट कर दो। विशाखा हंसते हुए कहती है, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, लेकिन फिर भी तुम बीच में आई। मैं तुम्हें पहले जाने देती, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ क्योंकि रुद्र अब तुमसे प्यार करने लगा है, तुम उसके दिल में बसने लगी हो, इसलिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेरे अलावा उसे प्यार करेगा उसकी मौत निश्चित है। रुद्र विशाखा की तरफ देखते हुए कहता है, विशाखा उसको जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। विशाखा रुद्र की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम पहले तो किसी के लिए खड़े नहीं होते थे,
मैं जब भी उन लोगों को होली करती थी या उन लोगों को परेशान करती थी, लेकिन इस लड़की में ऐसा क्या खास है जो तुम इसके प्यार में पड़ गए। मैंने यही जानने के लिए कल रात को इसका किडनैप किया था और उसके सारे कपड़े उतार कर देखे थे कि इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है जिसकी वजह से तुम इसे प्यार करने लगे और मुझसे नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हें पता है हम दोनों बिल्कुल से है, कुछ भी अलग नहीं है इसके में। तुम वीडियो देखना चाहोगे क्या? मैं वीडियो बनाई है, वो भी 3 लड़कों के साथ मिलकर। रुद्र विशाखा की बात सुनकर शॉक हो जाता है और वह प्रगति की देखने लगता है। कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? प्रगति रोते हुए कहती है, मुझे तुम पर तो विश्वास था कि तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मैं अब खुद से भी नज़र मिलाने लायक नहीं बची हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। विशाखा प्रगति की बात सुनकर झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है और कहती है, इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वैसे प्रगति, तुम्हें इस बात का बहुत घमंड है ना कि रुद्र तुम्हें कभी भी किसी हाल में भी नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। तो चलो मैं उसको एक चांस देती हूँ, तुमको बचाने का देखती हूँ कर पता है या नहीं। इतना बोलकर वह रुद्र के सामने अपना फोन रख देती है। एक वीडियो चल रहा होता है और उसे वीडियो के अंदर रुद्राक्ष दिख रहा होगा जो एक बार में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है और उसके अगल बगल 4 लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं। विशाखा रुद्र को वह वीडियो दिखाते हुए कहती है, देखो ये मेरे पास 2 फोन हैं, एक फोन से मैं रुद्रांश के पास खड़े हुए लोगों को कॉल लगाती हूँ और दूसरे फोन से मैं प्रगति के फैमिली के पास छुपकर खड़े स्नाइपर को फोन करती हूँ। इतना बोलकर वह दोनों फोन दोनों तरफ फोन लगा देती है और फिर वो प्रगति की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम खुद मारकर अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और रुद्रांश को बचाना चाहती हो या फिर सबको मारकर खुद जिंदा रहना चाहती हो। और रुद्र, तुम्हारे पास भी एक ऑप्शन है, तुम इतने प्यारे भाई को मरने दो और अपने प्यार को बचा लो। प्रगति, जल्दी फैसला लो, तुम खुद मरकर इन सबकी जिंदगियों को बचाना चाहती हो या फिर खुद जिंदा रहकर रुद्र के भाई को मारना चाहती हो। चलो रुद्र बताओ, तुम अपने भाई को मारते हुए देखना चाहते हो या अपने प्यार को? चलो अब कम डाउन शुरू होता है, टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। अब तुम दोनों के पास सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं, जल्दी फैसला करो, नहीं तो मेरे 5 बोलने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी रुद्र अपने बचे हुए हाथों को खोल लेता है और वह एकदम से विशाखा का गला पकड़ लेता है और फिर वो प्रगति की, तुम टेंशन मत लो, मैं भाई को कॉल करता हूँ, भाई सबको सेव कर लेंगे। फिर वह जल्दी से रेयांश को कॉल करता है और यहाँ की सारी सिचुएशन उसे समझा देता है। रेयांश कुछ बॉडीगार्ड्स को रुद्राक्ष के पास भेज देता है तो वह उसके साथ खुद प्रगति की घर की तरफ निकल जाता है। वही विशाखा रुद्र की पकड़ में अभी भी फांसी हुई होती है, लेकिन फिर वह वैसे ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी पकड़ में लेकर सबको बचा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बचा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ 4 लोग और हैं जो इस प्लान में जुड़े हुए हैं और अगर प्रगति 2 मिनट के अंदर यहाँ से छलांग नहीं लगाई थी तो वह लोग खुद कॉल करके लोगों को करने के लिए बोल देंगे। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो उसे प्रकृति की फैमिली के पास पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटे लगेंगे। पुलिस को भी कॉल करता है तो भी 15-20 पुलिस को भी वहां तक पहुंचने में लगेगा। रुद्र विशाखा के गले को दबाते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, जैसा बोल रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रगति, इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। भाई सेव कर लेंगे तुम्हारी फैमिली को, बस तुम कुछ मिनट रुक जाओ। प्रगति नीचे बड़े फोन में चल रहे वीडियो को देखते हैं और फिर वह एकदम से जाकर टेरेस के किनारे पर खड़ी हो जाती है और नीचे देखने लगती है। रुद्र कहता है, प्रगति प्लीज वहां से नीचे उतरो, ये क्या कर रही हो तुम? प्रगति पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये करना होगा, मैं आपकी फैमिली को नहीं खो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट रुद्र, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुमसे एक बार फिर से मिलना चाहूंगी और तुम्हारा होना चाहूंगी। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारी हो सकती हूँ क्योंकि मैं गंदी हो गई हूँ। इसलिए मुझे जाना होगा तुम्हें छिड़कर। थैंक यू माय लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू सो मच। इतना बोलकर वह वहां से कूद जाती है। लेकिन रुद्र तब तक उसके पास पहुंच क्या होता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हर बार तुम खुद फैसला नहीं कर सकती हो। वो तुम ही थी जिसने फैसला किया था मेरी लाइफ में आने का। वो तुम ही थी फैसला किया था मुझे खुद की प्यार में गिरने का। और अब तुम मुझे छोड़कर जाने का फैसला नहीं कर सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे साथ किसने क्या किया है। मैं सिर्फ प्रगति से प्यार करता हूँ, उसकी बॉडी से नहीं। प्रगति कहती है, करना बहुत आसान है बट हमें जब रियलिटी को फेस करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। जब लोगों को पता चलेगा मेरा रैप हुआ है तब वो लोग मुझे गंदी नज़रों से देखेंगे। तुम किसी किसी से मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम भी एक टाइम पे थक जाओगे, तुम्हें भी मुझसे घिन होने लगेगी। मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी नज़रों में गिरना नहीं चाहती हूँ।
अगर तुम कभी मुझसे गलती से भी गुस्से में बात कर लोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझसे परेशान हो गए हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर ऐसे ही हम दोनों की जिंदगी घुटन भरी हो जाएगी, कहाँ पर हम लोग ना मर पाएंगे और ना जी पाएंगे। रूद कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन सबको मार डालूंगा जो तुम्हारे बारे में गलत बोलने की कोशिश करेंगे। प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। तभी विशाखा अपनी जगह से खड़ी होती है और रुद्र के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मतलब तुम अपने भाई को मारते हुए देखना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस सपने को पूरा कर देती हूँ। इतना बोलकर वह जमीन पर पड़े हुए टाइप को उठती है और एक मैसेज कर टाइप करके सेंड कर देती है और फिर उसी बार का दिस इज टीवी इस फोटोज चालू करके रुद्र के सामने रखते थे। क्या कहती है, चलो काउंटिंग करो मेरे साथ, 3 गिनते ही तुम्हारे भाई के पैर में एक गोली लगेगी और उसके बाद डायरेक्ट उसके सर में। और वह जैसे ही फ्री करती है वैसे ही सच में एक गोली जाकर डांस के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर पकड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी उसके सर के बीचों बीच लाल कलर का निशान दिखने लगता है। और फिर विशाखा रुद्र के चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भाई के पहुंचने से पहले ही मैं सारे खेल को खत्म कर दूंगी। आज अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मारते हुए देखोगे, वो भी एक लड़की की वजह से। लड़की की वजह से ही तुम अपने भाई से दूर हुए थे और आज एक लड़की की वजह से ही तुम उसको हमेशा के लिए खो भी दोगे। विशाखा की बातें सुनकर रुद्र के हाथों की पकड़ प्रगति के हाथों पर कमजोर पड़ने लगती है, जिन्हें फील करते ही प्रगति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंसू भरी आंखों से एक नज़र रुद्र को देखते हैं और फिर एक कड़ी मुस्कान के साथ उसके हाथों में से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। रुद्र को जैसे ही फील होता है प्रगति का हाथ उसके हाथ से छूट गया है तो वह एक नज़र विशाखा को देखता है और कहता है, तुम्हारे साथ के हिसाब से मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मार तो सकता हूँ ना। इतना बोलने के साथ ही वह भी वहीं से कूद जाता है। मेरे वहां से गिरने की क्या हुआ था मुझे पता नहीं था। दोबारा जब मेरी आंखें खुली थी तब मुझे पता चला मैं 6 मंथ से कोमा में था और प्रगति वहां से गिरने के साथ ही मर चुकी थी। मेरे कोमा में जाने के बाद से भाई ने और डैड ने मिलकर विशाखा को पागल खाने भिजवा दिया था और जो विशाखा के पास प्रगति की रैप की वीडियो थी उसको उन्होंने अपलोड होने से बचा लिया था। जब मैं कोमा से बाहर आया तो सबसे पहले मैं उन बाकी की 4 लोगों को ढूंढना चाहता था जो विशाखा के साथ उसके प्लान में शामिल थे और उसका पता लगाने के लिए मुझे विशाखा के पास जाना था और फिर मैं उस पागलखाने में गया जहां पर विशाखा को रखा गया था। लेकिन वहां जाने के बाद पता चल वहां विशाखा की डेथ हो चुकी। लेकिन मुझे अस्पताल वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और जब मैं पता करवा तो मुझे पता विशाखा जिस सेल में एक औरत के साथ रहती थी उस सेल में एक दिन अचानक से आग लग गई और वह दोनों जलकर मर गई और साथ वहां से एक लड़की भी गायब हो गई थी जिसकी उम्र विशाखा की उम्र की जितनी थी। सब पता लगने के बाद मुझे कन्फर्म हो गया विशाखा की फैमिली वालों ने उसे बचाकर वहां से निकल लिया है और उसको दुनिया वालों के सामने मारा हुआ साबित कर दिया है। और फिर मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। मुझे पता था वह मुझे ढूंढते हुए एक न एक दिन मेरे पास जरूर आएगी, क्योंकि वो मेरे लिए पागल है। वह सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन मेरा पीछा नहीं। और मैं तक से उसी दिन का इंतजार कर रहा था अपना बदला लेने के लिए। और बाकी सब तुम सबके सामने है। श्रेया जो उसी बेडरूम में सो रही होती है या यूं कहीं सोने का नाटक कर रही होती है, वह जैसे ही सारी बातों को सुनती है उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने मन में कहती है, रुद्र अग्निहोत्री तुम जिंदा ही इसलिए हो क्योंकि तुमने उसी दिन मेरे दी के साथ करने का फैसला किया था। अगर तुम उस दिन वहां से नहीं कूदते तो सबसे पहले अगर मैं किसी को मारती तो तुम्हें ही। अब आगे। रुद्र की बातें सुनने के बाद सारे लोग शांत थे और श्रेया की आंखों में आंसू थे। वही रुद्रांश ये सोच रहा था कि उसके भाई के इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसे वह रात याद होती है जब उसके पैर में गोली लगी थी और फिर उसके बॉडीगार्ड ने आकर उसको कैसे वहां से निकला था। रुद्रांश को तो वह सिर्फ एक हादसा लगा था, उसे नहीं पता था कि उसको मरने के लिए किसी ने प्लानिंग की थी। श्रेया फिर अपनी बेड से उठती है और रुद्र के पास जाकर उसको पीछे से हग कर लेती है और कहती है, मैं उसकी जगह तो कभी नहीं ले सकती हूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए मर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं आपकी अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी जो आपको हमेशा खुश रख सके। रुद्र भी उसको वार्म हग को हग बैक करता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। श्रेया आगे कहती है, फास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रेजेंट में मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तभी रुद्रांश भी रुद्र को साइड से आकर हक कर लेता है और कहता है, हाँ मैं भी आपको हट नहीं होने दूंगा। मैं चुड़ैल को तो गंजा करके पूरे शहर में घुमाऊंगा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हट करने की। श्रेया उसकी हाथ पर मरते हुए कहती है, मेरे पति से दूर रहो नहीं तो अपनी एक गंदी सी लैंग्वेज उन्हें भी सिखा दोगे। रुद्रांश कहता है, ओ हेलो तुम हटो, वो मेरा भाई है। और वह दोनों आपस में ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ विशाखा एक बड़े से रूम के अंदर बैठी हुई होती है। उसके सामने रुद्र की एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और विशाखा के हाथ में पेंटिंग करने वाला ब्रश होता है।
विशाखा उस पेंटिंग को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, देखो तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गया, उसके बाद भी मैं तुम्हें आसानी से कैनवास पर उतर सकती हूँ। क्योंकि तुम सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं बसते हो, तुम तो मेरे रोम रोम में रहते हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका से भी ज्यादा जिसने तुम्हें पैदा होते ही किसी और को दे दिया था। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसे शहर की तरह है जो लोगों को जिंदगी भी देता है और मौत भी। मैं तो बस एक सुकून भरी लाइफ तुम्हारी बाहों में गुजारना चाहती हूँ। लेकिन ये दुनिया मेरे प्यार को समझते ही नहीं है और ना ही तुम समझते हो। और इसलिए मुझे हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती है ताकि मैं तुम्हारी नज़रों में आ सकूं। और इस बार तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें अपना बनाने के लिए ही आई हूँ। इस बार या तो तुम मेरे होंगे या फिर तुम उन सबको को डॉग जो तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत मैं तुम्हारी उस प्यारी बीवी से करूंगी। वैसे वो काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं तुमको उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहने नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें प्रगति की तरह उससे भी प्यार हो गया तो इसलिए उसको अब मुझे हटाना होगा। बस इस बार तरीका थोड़ा अलग होगा। फिर वह अपना फ़ोन निकलती है और एक कॉल करती है और कैसी है, मैंने जो तुम्हें पता करने के लिए बोला था उसका क्या हुआ। सामने वाला इंसान उसकी बात सुनकर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। मुझे सिर्फ इतना पता चला है उसका नाम श्रिया है, वह अपने नाम के पीछे किसी का भी सरनेम यूज़ नहीं करती है और वो जिस अनाथाश्रम में रहती थी वहाँ से इतना पता चला है वो वहाँ पर सिर्फ 1 साल से रह रही है। आई मैं जब उसकी उम्र 18 साल की थी तब वह उस अनाथ आश्रम में आई हुई थी, बाकी हमें उसके बारे में पता नहीं चला। विशाखा उस इंसान की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम अपना काम भूल चुके हो क्या? या फिर तुम काम करने का तरीका भूल चुके? मतलब तुम ये बोल रहे हो वह डायरेक्टर 18 साल की पैदा हुई थी? वह इंसान कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा बेबी। विशाखा कहती है, तुमने ऐसा कहा नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम उसकी डिटेल निकाल कर मुझे बता रहे हो उस हिसाब से तो यही फेक बैठता है। मतलब तुम सिर्फ उसके 18 साल की उम्र की बात की डिटेल मुझे बता रहे हो, पहले की नहीं। वह उसके पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, उसकी फैमिली कौन है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी डिटेल सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह उस अनाथ आश्रम में सिर्फ उन दोनों भाइयों से शादी करने के लिए आई थी। मुझे लगता है इस लड़की की डिटेल मुझे खुद निकालने पड़ेगी। वैसे श्रेया का कुछ पता चला? जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगा, क्योंकि वह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामने वाला इंसान उसकी बात सुनकर कहता है, गई होंगी कहीं मजे करने के लिए। तुम उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? विशाखा कहती है, अगर वो कहीं मजे करने के लिए गई होती तो मैं अभी यहाँ पर नहीं होती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसका पता करो, क्योंकि वह हम चारों के बारे में सब कुछ जानती है। अगर वो गलती से भी रुद्र के हाथ लग गए तो समझो मेरे साथ साथ तुम तीनों भी उसके सामने आ जाओगे। तुझे नहीं रहती हूँ क्योंकि वह मेरे बारे में तो ऑलरेडी जानता है, लेकिन तुम सोचो अगर तुम तीनों के बारे में उसे पता चल गया तो वह तुम तीनों के साथ क्या करेगा? क्योंकि प्रगति के मरने के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो तुम तीनों का ही हाथ था ना। उसके साथ तुम तीनों ने रात भर मजे भी किए थे, तो तुम लोग की सजा भी बड़ी होगी। इसलिए श्रेया के बारे में रुद्र को पता चले उससे पहले ही उसको ढूंढो। अब आगे। दूसरे दिन दोनों भाई बालकनी एरिया में खड़े होते हैं और श्रेया अंदर सोए होती है। तभी रुद्र रुद्रांश से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें श्रेया को अपने रूम में शिफ्ट कर लेना चाहिए। रुद्रांश कहता है, लेकिन क्यों भाई? रुद्र कहता है, क्योंकि तुम लोग मेरी वजह से एक दूसरे से तू दूर रहते हो। तुम लोगों को प्रॉब्लम होती होगी मेरे साथ रहते हुए। रुद्रांश कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, और श्रेया आपके साथ रहना चाहती है और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह जैसा चाहती है मैं सिर्फ वैसा ही करूँगा। और आप मेरे ब्रदर हो तो आप ये सोचना भी छोड़ दो कि मैं आपको अब खुद से दूर जाने दूंगा। और वैसे भी श्रेया अब आपकी भी वाइफ है और आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए एक हस्बैंड होने की? श्रेया हर बार आपके करीब जाने की कोशिश करती है, मैं जानता हूँ, बट आप उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो हर बार। उसे बुरा लगता होगा ना? मैं समझ सकता हूँ आपके पास अभी भी उस इंसान की सारी यादें हैं, लेकिन भाई प्रगति ने कुछ भी किया था आपके लिए किया था। वह आपको खुश देखना चाहती थी, ना कि वो अपनी वजह से आपको दुखी देखना चाहती थी। आप खुद को खुश रखने की कोशिश करिए भाई, और फास्ट को भूलकर श्रेया के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जानते हो मैं श्रेया के लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हूँ, क्योंकि मैं उसको किसी के साथ शेयर करने के बारे में कभी नहीं सोचता, कभी भी नहीं। श्रेया तो बस अगर मेरे अलावा किसी से बात कर दे तो भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बहुत ज़्यादा जालिस फील करता हूँ। लेकिन भाई मैं आपके साथ श्रेया को शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्रेया ये चाहती है और वह जो भी फैसला लेती है वो सही निकलता है, इसलिए मैं उसके सारे फैसले को एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी आंखें बंद करके। मैं चाहता हूँ आप भी उसके इस फैसले को रिस्पेक्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ जाओ। आई प्रॉमिस भाई, हम तीनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। रुद्र रुद्रांश को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहता है और फिर कहता है, लगता है तुम बहुत बड़े हो चुके हो।
रुद्रांश कहता है, अरे भाई मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी उम्र आपकी उम्र की इतनी ही है, आप मुझे ऐसे दिखाना बंद करिए जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिलहाल जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता करके ऑफिस के लिए भी निकालना है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों रूम के अंदर आमने सामने बैठे हुए होते हैं और रुद्रांश श्रिया के प्लेट में खाना डाल रहा होता है। वही श्रिया रुद्रांश को ऐसे देख रही होती है जैसे वह उसको जान से मार देगी, लेकिन रुद्रांश स्माइल करते हुए लगातार उसकी थाली में खाना डाल रहा होता है और कहता है, श्रिया इसे तुम खाओ, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, इससे तुम्हारा दर्द भी होगा। श्रिया उसकी बात सुनकर उसको गुस्से से देखने लगती है और रुद्र भी श्रिया के फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है, लेकिन श्रिया कुछ भी नहीं बोल रही होती है। श्रिया का गुस्सा बहुत ही ज्यादा अजीब था, वह अपनी आंखों से ही रुद्रांश को मारने की कोशिश कर रही होती है और रुद्रांश अपनी नजरों को चुरा रहा होता है और रुद्र इन दोनों की हरकतों को देख रहा होता है। लेकिन फिर रुद्रांश अपनी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से कहता है, श्रिया इसे खा लो ना। श्रिया उसकी बात सुनकर अपने स्पून को सलाद के अंदर मरती है और उसमें एक कैरेट का पीस अटक जाता है। फिर श्रिया उस पीस को अपने मुंह में डालती है और अजीब तरीके से उससे स्पून को खींचती है। रुद्रांश जब उसकी इस हरकत को देखता है तो उसका हाथ कँपाने लगता है और कहता है, श्रिया सॉरी ना, तुम प्लीज ऐसा मत करो ना। श्रिया कहती है, तुम कुछ बोलो ही मत, और खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाने लगती है और साथ ही रुद्रांश को गुस्से से देख रही होती है। खाना हो जाने के बाद रुद्रांश प्लेट को उठाने लगता है, तभी रुद्र भी उसकी हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर श्रिया कहती है, उसे ही करने दो। श्रिया उसकी ऐसी आवाज सुनकर अपनी जगह पर ही फिट हो जाता है और तभी रुद्रांश कहता है, हाँ हाँ भाई आप छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। और वह उठाकर ट्रॉली में रख देता है और जैसे ही मैट को बुलाने वाला होता है वैसे ही एक बार फिर से श्रिया गुस्से से कहती है, उसे क्लीन करो। रुद्रांश कहता है, हाँ ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, मैंने उसे इतना ज्यादा गुस्सा कैसे दिला दिया, क्या उसे सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर वह प्लेट को ले जाकर क्लीन करता है और फिर किचन से बाहर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वह जैसे ही रूम में जाता है वैसे श्रिया कहती है, टेबल को कौन क्लीन करेगा, चलो इसे क्लीन करो। रुद्रांश कहता है, श्रिया मुझे ऑफिस जाना है। श्रिया मैंने कहा ना क्लीन करो मतलब करो। रुद्रांश फिर टेबल को क्लीन करता है और कहता है, हो गया क्या, अब और भी कोई काम है। श्रिया कहती है, हाँ एक और काम है, मेरे कॉलेज में जाकर मेरा सर्टिफिकेट लाकर मुझे दोपहर तक दे देना, वरना समझ गए ना तुम मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। रुद्रांश उसकी बात सुनकर अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखना है क्योंकि श्रिया ने उसे साफ साफ धमकी दी थी कि उसे काट डालूंगी। फिर वह अपने माथे पर आए हुए पसीने को पूछता है और कहता है, हाँ हाँ तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। श्रिया कहती है, हाँ चले जाओ तुम अभी के अभी, तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। रुद्रांश फिर डोर के पास जाता है और कहता है, श्रिया। श्रिया उसको घूर कर देखती है और कहती है, अब क्या हुआ। रुद्रांश कहता है, श्रिया वो मेरा गुड बाय किश। जहाँ पर श्रिया कहती है, मैं तुम्हें लात दूंगी चाहिए क्या। रुद्रांश कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे रहते हुए वह वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, इस बार सच में मैंने उसे बहुत ज्यादा हद कर दिया होगा, इसलिए वह इतनी ज्यादा गुस्से में है। हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना उससे, क्योंकि मेरे भाई तो उसके पास ही है। वही दूसरी तरफ रुद्र अभी भी श्रिया को देख रहा होता है। वही श्रिया उससे टाइम बाद नॉर्मल होती है और अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है, इसने मेरी कमर को ही तोड़ दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस ये एक बार घर पर आ जाए। दरअसल हुआ ये होता है कि रुद्रांश श्रिया को शावर दिलाने के लिए ले गया होता है, क्योंकि श्रिया का फ्रैक्चर होता है इसलिए वह एक हाथ से अच्छे से शावर नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने रुद्रांश से मदद मांगी होती है। लेकिन रुद्रांश बाथरूम में जाने के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है और वह उसका पूरे अच्छी तरीके से जी भार का फायदा उठाता है। श्रिया को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह रुकता नहीं है। अब आगे श्रिया फिर गुस्से से बैग की तरफ आने लगती है, तभी रुद्र पीछे से कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। श्रिया रुद्र को गुस्से से देखती है और कहती है, मेरी मदद करनी है तो वहां पर खड़े होकर देख क्या रहे हो, आओ ना मेरी मदद करो। रुद्र श्रिया की रोर आवाज सुनकर शॉक हो जाता है और फिर पास आ जाता है और कहता है, बोलो क्या करना है। श्रिया कहती है, मैं गोद में उठाओ। रुद्र, क्या मैं। श्रिया, हाँ तुम। फिर रुद्र श्रिया को गोद में उठा लेता है और उसको बैग की तरफ लाने लगता है। श्रिया भी अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देती है और उसके फेस की तरफ देखने लगती है और स्माइल करने लगती है, ये देखकर कि रुद्र उससे कितना ज्यादा डर रहा है और कितना ज्यादा नर्वस है। रुद्र फिर श्रिया को बेड पर लेटाने लगता है, लेकिन तभी श्रिया उसको उसके कॉलर से पकड़ लेती है। ये देखकर रुद्र शॉक हो जाता है, लेकिन तभी श्रिया उसको अपने ऊपर खींच लेती है और उसके लिप्स पर किस कर देती है। रुद्र उसके इस हरकत से पूरा शॉक हो जाता है, लेकिन श्रिया को छुट्टी नहीं है बल्कि उसकी पूरी तरीके से अपने ऊपर ले लेती है और उसके लिप्स को अपने टांग से लिक कर लेती है।
वही रूथ तो बस श्रिया को ही देख रहा होता है, ना ही वह उसे मना कर रहा होता है और ना ही कोई रिस्पांस दे रहा होता है। तभी श्रिया अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे ले जाते हैं और उसके बालों को पकड़कर उसकी फीस को अपने और करीब बुलाती है और उसके लिप्स पर किस करना शक करना स्टार्ट कर देती है। श्रिया कुछ देर तक उसको ऐसे ही किस करने के बाद किस को ब्रेक करती है और उसके फेस की तरह दिखती है जहां पर रूथ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रिया रुद्र के फेस को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या इंसान को पता नहीं है जब कोई इसे किश कर रहा है तो इसे उसको किश बैक भी करना होता है? ये ऐसे किसी डम की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? फिर वह रुद्र को अपने दूसरे साइड में पुश कर देती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। रुद्र जब श्रिया को अपने ऊपर देखता है तो वह थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, श्रिया तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है अब? श्रिया कहती है, दर्द तो हो रहा है लेकिन मेरे हाथ में नहीं बल्कि अब मेरे दिल में हो रहा है। रुद्र कहता है, क्या मतलब है? श्रिया कहती है, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ और मैं ही आगे होकर तुम्हारे क्लोज भी होने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम हर बार मुझे रिजेक्ट कर देते हो। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम अभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूले हो या नहीं भूल पा रहे हो, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि मुझे पता है हम अपने पहले प्यार हो कभी नहीं भूल सकते। बट रुद्र अब तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मुझे खुश रहो, मेरे डिमांड को फुलफिल करो। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी भी हुई है? रुद्र श्रिया की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है, वह बस उसके फेस को देख रहा होता है। तभी श्रिया आगे कहती है, कोई नहीं, अगर तुम भूल भी चुके हो तो मैं हूं न याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है और अब मैं चाहती हूं तुम मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट करो अपनी वाइफ के रूप में। इतना बोलकर वह रुद्र के शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देती है। रुद्र कहता है, श्रिया ऐसा मत करो, ये सब गलत है। श्रिया घूरकर उसको देखती है और कहती है, क्या गलत है? अभी बताओ मुझे क्या गलत है? श्रिया की इतनी गुस्से और डरानी आवाज सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि श्रिया बहुत ही स्ट्रांग ऑरा के साथ बोल रही होती है। श्रिया कहती है, तुम बस ये देखो कि ये सब कैसे किया जाता है और कैसे अपने हस्बैंड को खुश किया जाता है। इतना बोलकर वह उसकी शर्ट को निकल देती है और उसके बॉडी को टच करने लगता है। श्रिया रुद्र के बॉडी को टच करते हुए कहती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही हॉट हो यार, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। श्रिया की टच से रुद्र को अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी श्रिया उसके नेक पर किश करती है और किश करते हुए ही वह उसके चेस्ट पर आ जाती है। रुद्र गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, श्रिया ऐसा मत करो ना। लेकिन श्रिया उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती है। वह उसको किश करते हुए बेलनी तक आ जाती है और फिर वह एकदम से रुद्र के पेंट के बटन को खोल देती है और उसके जीप को भी। रुद्र सब ये फील करता है तो वह थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, श्रिया। श्रिया उसकी आवाज सुनकर उसको गुस्से से देखने लगती है और कहती है, मैं जो कर रही हूँ मुझे चुपचाप से करने दो, नहीं तो अगर तुमने मुझे रोका ना तो मैं बाहर जाकर तुम्हारा वो बॉडीगार्ड है ना जो थोड़ा लंबा सा है, मैं उसको किश कर दूंगी और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। और तुम्हें पता है ना मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, इसलिए सोच लो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा और गुस्सा दिलाया तो मैं इसे काट डालूंगी। रुद्र श्रिया की बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसको पता था उसकी ये क्रेजी वाइफ कुछ भी कर सकती है। वही श्रिया आगे कहती है, भूलो मत रुद्रांश भी मुझसे डरता है, अगर मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ। अब आगे श्रिया फिर इसके पेट को भी अपने एक हाथ से निकाल देती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अरे यार इतना मुश्किल था ये, मैं तो थक ही गई। रुद्र कहता है, तुम थक गई हो ना तो ऐसा करो तुम कुछ देर आराम कर लो, तब तक मैं अभी आता हूँ। श्रिया उसको घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से यहीं पड़े रहो और मेरी हेल्प करो मेरे कपड़ों को निकालने में। रुद्र कहता है, मैं सिर्फ कपड़े पहनने में लोगों हेल्प करता हूँ, उतारने में नहीं। श्रिया कहती है, नहीं उतरता है तो मत उतारो, लेकिन फालतू का ज्ञान भी मत दो। वैसे भी जब मैं अपने एक हाथ से तुम्हारे कपड़े निकाल सकती हूँ तो एक हाथ से अपने कपड़े क्यों नहीं निकल सकती हूँ? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन चलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर वह किसी तरह अपने एक हाथ से अपने कपड़े को निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती है तो थोड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है, लगता है अब मुझे तुम्हें एक्साइट करने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे कपड़े तो खुल नहीं रहे। और फिर वह डेविल स्माइल के साथ रुद्र को देखने लगती है। अब थोड़ी देर बाद श्रिया अपने हाथ को लेकर बैठी हुई होती है और अपने हाथ को देखते हुए कहती है, एक हाथ तो मेरा पहले से ही फ्रैक्चर था, लग रहा है मेरा दूसरा हाथ भी टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वाइफ होने की ड्यूटी तो कम से कम पूरी कर ली ना। और फिर वह रुद्र की तरफ देखने लगती है जो खुद गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। वह रुद्र को देखते हुए कहती है, अभी मैंने जो किया वह कैसा था आप लोग इमेजिन कर सकते हो उसने क्या क्या होगा अपने हाथों के साथ। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रुद्र उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है, अच्छा था।
श्रिया उसकी बातें सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है और कहती है, क्या बस अच्छा था? मैंने तुम्हें प्लेजर देने के लिए अपने हाथ की बलि दे दी और तुम बोल रहे हो बस अच्छा था? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ओ माय गॉड, मैं सच में एक डम इंसान के लिए इतनी सारी चीज कर रही थी। तुम्हें पता है आज मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरा फर्स्ट टाइम था, समझ रहे हो? ये सब चीजें तो मैंने आज तक रुद्रांश के लिए भी नहीं किया है और तुम कह रहे हो बस ठीक था। अगर अभी तुम्हारी जगह पर रुद्रांश होता ना तो तुम्हें पता है वह मेरे सब कुछ करता, बहुत ही अच्छे से पेपर करता क्योंकि मैं ये सब किया। बट तुम तो एक अलग ही हस्ती हो, तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ तुम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बट इस टाइम पर तो कह सकते थे ना मैं बहुत अच्छा किया, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बट तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उसके बाद भी। ठीक है, अब मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर वह गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। वही रुद्र उसको जाते हुए देखता है और एक बार अपनी तरफ देखता है जहाँ पर उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और फिर वह एक छोटी सी स्माइल करता है, जैसे उसको श्रिया का ये सब कुछ करना अच्छा लगा हो। फिर वो उठकर बाथरूम में चला जाता है और खुद को क्लीन करके अपने कपड़ों को सही से पहना है और उनके बाद वह बाहर आ जाता है। रूम से बाहर आने के बाद वह श्रिया को उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी श्रिया पर जाती है जो बैठकर मूवी देख रही होती है और उसके हाथ में पॉपकॉर्न होता है और वह गुस्से में पॉपकॉर्न दबा दबा कर खा रही होती है और खुद में ही बड़बड़ा रही होती है। रुद्र भी चुपचाप से उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, श्रिया क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? श्रिया उसको देखती है और कहती है, नहीं मैं भला आपसे गुस्सा क्यों होने लगी? आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बेस्ट हस्बैंड हो और आपको तो एक बेस्ट हस्बैंड होने का अवार्ड मिलना चाहिए। भला मैं आपसे गुस्सा क्यों होने लगी? गुस्सा होने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। रुद्र कहता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझसे। श्रिया कहती है, नहीं नहीं मैं क्यों गुस्सा करूंगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरे चेहरे पर कितनी प्यारी सी स्माइल है, कोई स्माइल करते हुए गुस्सा होता है क्या? मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। बस आप यहाँ से उठिए और चले जाइए, नहीं तो मैं आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रुद्र श्रिया के चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन को देखता है और कहता है, श्रिया मेरी गलती क्या है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? श्रिया उस पॉपकॉर्न के डब्बे को जोर से नीचे पटकती है और तालियां बजाते भी कहती है, ओ माय गॉड आपने गलती की है और आपको अपनी गलती ही नहीं पता है। ओह हाँ मैं समझ गई, सारी गलती तो मेरी है, मेरी ही गलती है जो मैं आपके साथ हर टाइम क्लोज होने की कोशिश करती हूँ, आपको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करती हूँ, बट आप हर बार मुझसे दूर होते हो, इसलिए अब दोबारा मेरे रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र कुछ बोलने वाला होता है तभी वहाँ पर सीमा जी आ जाती है और उनके साथ एक लड़की होती है। वह रुद्र को देखते हुए कहती है, रुद्र देखो ये कौन आया है? रुद्र सीमा जी और उसे लड़की की तरफ अपनी कंज्यूरिंग नज़रों से देखने लगता है जैसे वह पहचान की कोशिश कर रहा हो उस लड़की को। सीमा जी जब ये देखती है कि रुद्र उसे लड़की को नहीं पहचान पा रहा है तो वह खुद उसे लड़की को आगे करते हुए कहती है, अरे रुद्र तुम इसे कैसे भूल सकते हो? तुम दोनों तो साथ में हंसते खेलते बड़े हुए हो, ये हमारी पड़ोसन है कि बेटी है, रोज है, याद आया? रुद्र, ओह रोज ये तुम हो, सॉरी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी सीमा जी रोज को आगे करते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जाकर उससे मिलो, बातें करो, आखिरकार इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। रोज मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ आती है और जैसे ही अपना हाथ आगे करती है उसे हाथ मिलाने के लिए, वैसे ही बीच में श्रिया आ जाती है और वह उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, सॉरी बट मेरे हस्बैंड को रोज से एलर्जी है। श्रिया की इस बात को सुनकर रुद्र को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह हमसे या फिर चुप रहे, और वही रोज श्रिया को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, हस्बैंड। श्रिया सीमा जी की तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ दिखती है और कहती है, लगता बुआ जी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि रुद्र ने शादी कर ली है। बट कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रुद्र की शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ और उसे रोज से एलर्जी है। रोज के आसपास रहने मात्र से ही उसके पूरे बॉडी पर रेसेस आ जाते हैं, इसलिए बुरा मत मानना, मैं उसे लेकर रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर वह रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, तुम चलो मेरे साथ रूम में। रुद्र कहता है, लेकिन अभी तो तुमने बोला था मैं तुम्हारे रूम में ना आऊं। श्रिया उसको गुस्से से घूरने लगती है और कहती है, अभी तो बड़े आज्ञाकारी बन रहे हो और मामलों में तो आज्ञाकारी नहीं बनते हो तुम, रूम में तो। वह इतना बोली होती है कि तभी रुद्र अपनी जगह से उठकर अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है और उसको एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है। कहता है, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मेरा इसके साथ रूम में जाना ज़्यादा जरूरी है।